हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ज्ञानदूत 2 में। आज का विषय है अपना आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध। टॉपिक है मौद्रिक नीति भाग 1। पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं देश की मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति देश की अर्थव्यवस्था की सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नीति है। मौद्रिक नीति के बारे में आप देखेंगे कि विभिन्न समय समय पर हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीति हमारे लिए हो जाती है पढ़ने के लिए। इसके लिए जो टूल्स काम में लिए जाते हैं, मौद्रिक नीति से संबंधित जो टूल्स काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, उन टूल्स के लिए अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। हर टूल्स पर अपना एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है। तो इन सब के बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मौद्रिक नीति का अभिप्राय क्या है, मौद्रिक नीति से क्या आशय है, मौद्रिक नीति की परिभाषा के बारे में बात करेंगे और मौद्रिक नीति के संचालन के लिए कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स, कौन कौन से उपकरण, कौन से औजार काम में लिए जाते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मौद्रिक नीति के अभिप्राय से। सबसे पहले हम बात करते हैं मौद्रिक नीति के अभिप्राय या अर्थ से। तो मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। यहाँ पर देखिए, मौद्रिक नीति का अभिप्राय सरकार अथवा मौद्रिक अधिकारी की उस नीति से लगाया जाता है जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा तथा साख की मात्रा, उसके उपयोग तथा लागत को नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार सामान्य शब्दों में मैंने आपको बताया कि मौद्रिक नीति क्या होती है। किसी भी देश में मौद्रिक नीति का संचालन उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है और मौद्रिक नीति वह नीति है जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार मुद्रा और साख की मात्रा में कमी और वृद्धि की जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति किस समय कितनी करनी है, उसमें कितनी कमी करनी है, कितनी वृद्धि करनी है, ये सारी बातें मौद्रिक नीति के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। तो मौद्रिक नीति में उन उद्देश्यों, सरकार द्वारा जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा और साख की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं हम। परिभाषा क्या है, देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि हर कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं हम। मौद्रिक नीति की परिभाषा। मौद्रिक नीति की परिभाषा की जहाँ तक हम बात करें, प्रोफेसर केंट के अनुसार मौद्रिक नीति का अभिप्राय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु चलन में मुद्रा और साख के विस्तार और संकुचन करने की व्यवस्था से है। तो यहाँ पर प्रोफेसर केंट अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो भी सरकार का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलन में जो मुद्रा और साख की मात्रा है उसका विस्तार करना है या संकुचन करना है, कमी या वृद्धि करनी है, वो सारी व्यवस्थाएं जिस नीति के अंतर्गत की जाती है वह नीति ही देश की मौद्रिक नीति कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोफेसर हैरी जॉनसन के अनुसार। तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो मत व्यक्त किया है मौद्रिक नीति के बारे में, उसमें देखते हैं हम। मौद्रिक नीति का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखने की नीति से है ताकि सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्य पूरे हो सकें। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि मौद्रिक नीति ऐसी नीति है जिस पर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। इस नीति के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखा जाएगा ताकि देश की जो आर्थिक नीति है उससे संबंधित सभी उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। तो इस प्रकार से हमने परिभाषा में देखा, प्रोफेसर केंट की परिभाषा देखी और प्रोफेसर हैरी जॉनसन के अनुसार परिभाषा देखी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से होते हैं। उपकरण का तात्पर्य है जिनके माध्यम से मौद्रिक नीति का संचालन अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से औजार हैं, टेक्निक्स है, उपकरण हैं जिनसे मौद्रिक नीति का संचालन आसानी से अच्छी प्रकार से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। तो मौद्रिक नीति के उपकरणों की जहाँ तक मैं बात करूँ
मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, साख नियंत्रण के उपकरण और साख सुविधा विस्तार के उपकरण। तो पहले ऐसे उपकरण हैं जिनमें साख की मात्रा पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और दूसरे उपकरण ऐसे हैं जिनमें साख सुविधा का विस्तार किया जाता है। तो आइए इन दोनों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं साख नियंत्रण के उपकरण। साख नियंत्रण के उपकरणों को विभिन्न कौन कौन से उपकरण इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं वो देखते हैं। बैंक दर, बैंक रेट जिसको बोलते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, नगद कोषानुपात, कैश रिजर्व रेशो, वैधानिक तरल कोषानुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। देखिए यहाँ पर ये जो टूल्स है इसमें हर टूल्स पर अपना एक क्वेश्चन बनता है, उससे आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो उनको आप ध्यान से पढ़िए। इन सभी टूल्स को मैंने आगे डिटेल में बताया है, वहाँ पर और इसे समझने की कोशिश कीजिए बारीकी से। देखिए नेक्स्ट इसके टूल्स हैं चयनित साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, उपभोक्ता साख नियंत्रण, कंज्यूमर्स क्रेडिट कंट्रोल, नैतिक अनुनय, मॉरल शोषण, प्रचार प्रसार पब्लिसिटी और प्रत्यक्ष कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन। तो ये सभी साख की मात्रा पर नियंत्रण के उपकरण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साख सुविधा विस्तार के उपकरण। साख सुविधा विस्तार के उपकरणों में क्या सम्मिलित किया जाता है? देखिए, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना, बैंकिंग शाखाओं का विस्तार करना, चलन मुद्रा का विस्तार करना, बिल बाजार का विकास करना, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना, प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना, गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करना आदि सभी टूल्स और टेक्निक्स साख सुविधा विस्तार के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अब इनके बारे में पृथक पृथक अलग से हम हर टूल्स के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं, डिटेल विस्तार से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बैंक दर के बारे में। बैंक रेट क्या होती है? देखिए, बैंक दर वह दर है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है अथवा उनकी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती करता है। यानी कि बैंक दर वह दर है जिस पर बैंकें आरबीआई से लोन ले सकती है। कोई भी बैंक उस ब्याज दर पर आरबीआई से लोन ले सकती है। और इसका साख नियंत्रण में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है? देखिए आगे, जब बैंक दर बढ़ाई जाती है तो बैंक ऋणों की लागत बढ़ने से, बैंक उधार कम होने से देश में साख की मात्रा घटती है। इसे महंगी साख नीति भी कहा जाता है। देखिए, जब आरबीआई द्वारा बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है, बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है, इसका सीधा सा इफेक्ट होता है बैंकों की ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उनके लिए लोन महंगे पड़ने लगते हैं, ऋण महंगे हो जाते हैं। और जब बैंक दर बढ़ गई है, ऋण महंगे हो गए हैं, बैंकें कम ऋण लेगी, जिससे उनकी साख निर्माण की क्षमता भी कम हो जाएगी। जब साख निर्माण की उधार देने की क्षमता, साख निर्माण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की साख की मात्रा घटेगी, मुद्रा की मात्रा घटेगी, मुद्रा की मात्रा का संकुचन होगा। इसलिए एक तो इसे महंगी साख नीति भी कहते हैं। और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा कम करनी हो तो आरबीआई द्वारा बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है। इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करनी है तो बैंक दर को घटा दिया जाता है। जैसे ही बैंक दर घटाई जाती है, बैंकों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है, बैंक आसानी से लोन ले सकते हैं। और जब बैंक आरबीआई से ज़्यादा लोन लेंगे, उनकी साख निर्माण की क्षमता बढ़ेगी, उधार देने की कैपेसिटी बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा उधार मार्केट में दे सकते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि मार्केट में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, मुद्रा का विस्तार होगा, मुद्रा बढ़ेगी। तो ये बैंक दर का मौद्रिक नीति पर इफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये एक बहुत अच्छा टूल है मौद्रिक नीति पर नियंत्रण करने का। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है? जिसके अंतर्गत आरबीआई विभिन्न बिलों का
या विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। जब आरबीआई विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रय विक्रय करता है तो उसका मौद्रिक नीति पर, मुद्रा के प्रसार पर, मुद्रा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा, इसका इफेक्ट होगा कि जनता के पास से एडिशनल मुद्रा बैंकों के पास, आरबीआई के पास चली जाएगी और मुद्रा की मात्रा मार्केट में कम हो जाएगी। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में कमी करनी हो, मुद्रा की फैलाव कम करना है, विस्तार कम करना है, ऐसी सिचुएशन में खुले बाजार के अंतर्गत प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाएगा। और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम है, मुद्रा की मात्रा में फिर से वृद्धि करनी है, तो खुले बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय किया जाएगा। जब खुले बाजार से भी प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है, आरबीआई से मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का रोटेशन, प्रवाह जनता की ओर होता है, जनता को पैसा मिलता है उनकी प्रतिभूतियों के बदले में, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ने लगती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने लगती है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। इसके अंतर्गत जब साख की मात्रा में वृद्धि करनी हो तो देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदता है, जिससे प्रतिभूति धारकों के पास मुद्रा प्रवाह होता है और वह बैंकों में उसे जमा कराते हैं और बैंकों की साख निर्माण क्षमता बढ़ जाती है। जब साख की मात्रा में कमी करनी होती है तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करता है। तो ये थी खुले बाजार की क्रियाएं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नगद कोषानुपात, कैश रिजर्व रेशो। इसे शॉर्ट में बोला जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। ये सबसे ज़्यादा, इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? देखिए, प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग आरबीआई के पास नगद में रखना अनिवार्य है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आरबीआई द्वारा मुद्रा की या साख की मात्रा में वृद्धि करनी हो तो CRR की दर को घटा दिया जाता है। यानी कि जब CRR की दर को घटाया जाएगा तो बैंकों को अपनी जमाओं का कम भाग आरबीआई के पास रखना होगा, और जब आरबीआई के पास कम भाग रखा जाएगा तो इसका इफेक्ट ये होगा कि उनकी साख निर्माण क्षमता बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि देश में मुद्रा का प्रवाह कम करना है, पूर्ति में कमी करनी है, तो CRR की दर में वृद्धि कर दी जाएगी, जिससे बैंकों की जमाओं का अधिक भाग नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा हो जाएगा और उनकी साख निर्माण करने की क्षमता कम हो जाएगी। देखिए, CRR के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3 से 15% के बीच में इसका एक रेशो निर्धारित किया गया है आरबीआई द्वारा, जिसमें मिनिमम लिमिट है 3% और मैक्सिमम है 15%, 15%। यहाँ देखिए आप, प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग आरबीआई के पास जमा कराना अनिवार्य है। जब देश में साख की मात्रा कम करनी होती है तो देश का केंद्रीय बैंक CRR की दर बढ़ा देता है, जिससे बैंकों की साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमने बात की CRR के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वैधानिक तरल कोषानुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SLR। यहाँ पर मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास तरल कोषों में रखना आवश्यक है। जब साख की मात्रा बढ़ानी हो तो SLR की दर घटा दी जाती है, जिससे बैंकों के पास उधार देने की क्षमता बढ़ जाती है और बैंकों की साख निर्माण क्षमता में वृद्धि होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, SLR से क्या तात्पर्य है? SLR एक ऐसा अनुपात है जिसमें प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग स्वयं अपने पास तरल कोषों के रूप में रखना अनिवार्य है, जिसे कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, ताकि उनकी लिक्विडिटी बनी रहे। इसीलिए इसका निर्माण किया गया है, इस कोषानुपात का। यहाँ पर देखिए इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है मुद्रा और साख की मात्रा पर नियंत्रण करने के लिए। जब देश में मुद्रा और साख की मात्रा में विस्तार करना हो तो SLR की दर घटा दी जाएगी। जब SLR की दर घटा दी जाएगी तो बैंकों के लिए ये अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी कि वे अपने पास ज़्यादा मुद्रा रखें, और जब वे ज़्यादा मुद्रा अपने पास रखने की
प्रतिबद्धता से मुक्त हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन में उनकी साख निर्माण क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पैसा देने की क्षमता बढ़ जाएगी, ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था में वो ज़्यादा से ज़्यादा साख निर्माण कर पाएंगे और मुद्रा की मात्रा का विस्तार होगा। तो इस प्रकार से ये टूल इस प्रकार से काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चयनित साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखिए सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, यानी कि उपरोक्त जो हमने टूल्स पढ़े उसमें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा प्रभावित होगी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा, लेकिन ये जो टूल्स हम पढ़ने वाले हैं इनमें जहाँ जिस क्षेत्र में आवश्यक हो सिर्फ उसी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में मुद्रा की मात्रा में कमी और वृद्धि की जाएगी। यानी कि कुछ विशेष क्षेत्रों में यदि मुद्रा की मात्रा में कमी वृद्धि करनी है तो इन टूल्स को अपनाया जाता है, इन औजारों को, इन तकनीकों को अपनाया जाता है, जिसमें पहली तकनीक है चयनित साख नियंत्रण। इसमें देखिए इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा बैंक अग्रिमों के बारे में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। वह यह निर्देश जारी कर सकता है कि किन किन कार्यों के लिए कितना कितना अग्रिम दिया जाए और किन को नहीं दिया जाए, अग्रिमों पर ब्याज की दरें और शर्तें क्या हो, उधार की अधिकतम सीमा क्या होगी। तो ये सारी बातें आरबीआई द्वारा इसके अंतर्गत निर्धारित की जाती है। किन किन क्षेत्रों को ऋण देना है, किस प्रकार से देना है, उनमें ब्याज की दरें क्या होगी, कौन सी शर्तें निर्धारित की जाएगी, उधार की अधिकतम सीमा कितनी होगी, कितनी मात्रा में लोन दिया जा सकता है, किस प्रकार से उन लोन की वापस रिकवरी की जाएगी। तो ये सारे दिशा निर्देश इसके अंतर्गत जारी किए जाते हैं बैंक आरबीआई द्वारा विभिन्न बैंकों के लिए। तो ये चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं, ताकि पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में आरबीआई चाहता है कि साख का नियंत्रण किया जाए, साख की मात्रा पर नियंत्रण किया जाए, पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में साख की मात्रा को नियंत्रित इसके आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो टूल्स है हमारा वो है उपभोक्ता साख नियंत्रण, कंज्यूमर्स क्रेडिट कंट्रोल। देखिए कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल क्या होती है, देखते हैं इसमें। जब देश में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है तो केंद्रीय बैंक उपभोक्ता साख पर नियंत्रण के लिए अग्रिमों को घटाता है, उन्हें महंगा करता है, जबकि उनकी मांग में कमी होने पर ब्याज दरें नीची रखी जाती है ताकि उनकी मांग बढ़े। तो यहाँ पर देखिए आप उपभोक्ता साख क्या होती है। सबसे पहले तो हम बात करें, देखिए बहुत बार हम कुछ वस्तुएं लेने जाते हैं मार्केट में, आपने टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से यहाँ तात्पर्य हो गया जो वस्तुएं टिकाऊ है, जैसे टीवी, फ्रिज, कार हो गई, बाइक हो गई, ये सारी टिकाऊ वस्तुएं हैं जो बहुत लंबे समय तक उपभोक्ता इनका उपभोग कर सकता है, काम में ले सकता है। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनको काफ़ी लंबे समय तक उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है, ऐसी सभी वस्तुएं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में सम्मिलित की जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत बार जब हम कोई इस प्रकार की वस्तु लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तब वहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगी होती है कि आप ले जाइए, फाइनेंस की सुविधा यहाँ पर दी गई है, आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप ले जा सकते हैं, आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, 0% पे फाइनेंस कर दिया, ये सारा इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब देश में इस उपभोक्ता साख पर नियंत्रण स्थापित करना हो तो यहाँ पर उन्हें महंगा कर दिया जाता है, ब्याज की दरें उन पे बढ़ा दी जाती है, अग्रिमों को घटा दिया जाता है, इस प्रकार की सुविधाओं को कम कर दिया जाता है। मान लीजिए पहले 0% इंटरेस्ट था या ब्याज की दरें कम थी या और जब कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी वो सारी यहाँ पर छूटें बंद कर दी जाती है। जब इस प्रकार की छूट नहीं दी जाती तो उपभोक्ता के लिए वो वस्तुएं महंगी पड़ने लगती है और वो उन्हें कम क्रय करने लगता है, जिसका इफेक्ट होता है कि मार्केट में इस प्रकार की साख जो निर्माण हो रही थी उस पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और जब आरबीआई चाहता है कि इस प्रकार की साख बढ़े मार्केट में तो इन सभी चीज़ों पर छूट देना स्टार्ट कर देता है, अग्रिमों की मात्रा में वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से ये उपभोक्ता साख नियंत्रण भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा पर नियंत्रण स्थापित करने का एक बहुत ही अच्छा उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम नैतिक अनुनय। देखिए नैतिक अनुनय क्या होता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक
अपने संबद्ध बैंकों के अधिकारियों को गश्ती पत्रों, प्रपत्रों आदि के द्वारा उन पर अपना नैतिक दबाव डालकर एक निश्चित दिशा में काम करने का अनुरोध करता है। उन्हें साख नियंत्रण के उपायों को लागू करने को कहता है। यहाँ पर देखिए नैतिक अनुनय का मतलब क्या हो गया। जिस प्रकार से हम आपसे कहें कि अनुशासन में रहें, आप किसी प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो इस प्रकार से चूँकि ये सिंपल सी बात कही जाए नैतिकता के आधार पर, तो वो नैतिक अनुनय कहलाएगा। इसी में आरबीआई, चूँकि हम सब जानते हैं केंद्रीय बैंक है, देश का बैंकों का बैंक है, सर्वे सर्वा है, सभी नीति और नियम इसके द्वारा लागू किए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत वो अपने मॉरल आधार पर अन्य बैंकों को ये गश्ती पत्र लिखकर या प्रपत्र लिखकर सिर्फ उनसे ये अनुरोध करता है कि वो एक निश्चित दिशा में, जिसमें आरबीआई चाहता है पर्टिकुलर उसी दिशा में उधार दे, ऋण दे, या उस जिस दिशा में वो नहीं चाहता उस दिशा में साख का सृजन नहीं करे और ज़्यादा ऋण नहीं दे। तो इस प्रकार से एक अनुरोध के माध्यम से यहाँ पर आरबीआई साख पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करता है, तो जिसे हम कहते हैं नैतिक अनुनय। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रचार प्रसार, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या है? इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक प्रचार प्रसार द्वारा वित्तीय संस्थाओं, सरकार तथा जनता को एक निश्चित दिशा में कार्य करने की सलाह देता है। यह साख नियंत्रण का कम प्रभावी तरीका है। यहाँ पर आरबीआई पब्लिसिटी करता है, प्रचार प्रसार करता है, वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय संस्थाओं को ये बताता है कि उन्हें किस दिशा में लोन देना चाहिए। सरकार या जनता को एक निश्चित दिशा में कार्य करने की सलाह प्रदान करता है कि आप इस क्षेत्र में ज़्यादा लोन दीजिए, इस क्षेत्र में आप कार्य करिए। लेकिन ये तरीका कम प्रभावी है, इसके माध्यम से ज़्यादा साख की मात्रा पर ज़्यादा नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था उसकी इस बात को माने यह आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ये साख नियंत्रण का बहुत ही प्रभावी तरीका नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? देखिए सबसे पहले जैसे कि एक क्लास की बात करूँ मैं, तो जब बच्चों की क्लास होती है टीचर उन्हें बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि आप शोर मत मचाइए, आप अच्छे से रहिए, अनुशासन में रहिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए क्लास का। तो वो तो हो गया एक तरह से नैतिक अनुनय करना, ठीक है। उसके बाद एडवाइस देती है कि आप क्लास के बाहर मत जाइए, अपनी सीट पर बैठिए। ये इसकी तुलना हम कर सकते हैं देखिए आप प्रचार प्रसार से, ठीक है ना। 3 टूल्स बता रही हूँ मैं आपको, नैतिक अनुनय, प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्यवाही। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब बच्चों को कहा जाता है कि आप डिसिप्लिन में रखिए, क्लास का डिसिप्लिन मत बिगाड़िए, आवाज़ मत करिए, शांति बनाए रखिए, तो ये तो हो गया नैतिक अनुनय एक तरह से। दूसरा हो गया बाहर मत जाइए, स्कूल में घूमिए मत, इधर उधर प्लेग्राउंड में मत घूमिए, तो ये हो गया प्रचार प्रसार। फिर आपने देखा होगा कि जब इन बातों को बच्चा नहीं माने, विद्यार्थी नहीं मानता है, तो टीचर को मजबूर होकर क्या करना पड़ता है? बच्चे को क्लास से बाहर निकालना पड़ता है या उसको किसी न किसी तरह का पनिशमेंट देना पड़ता है। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई भी यहाँ पर यही काम करता है। पहले वो अपने सदस्य बैंकों से नैतिक अनुनय करेगा, उन्हें अनुरोध करेगा। जब अनुरोध को नहीं माना जाएगा, प्रचार प्रसार के माध्यम से वो कहने की कोशिश करेगा, और जब इन दोनों बातों को नहीं माना जाएगा तो आरबीआई उन पर डायरेक्ट एक्शन लेगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही करेगा, जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंकों के आदेशों की निरंतर उपेक्षा करने वाले बैंकों के खिलाफ वैधानिक कदम उठाए जाते हैं। साख नियंत्रण का यह उपकरण बहुत ही कम तथा केवल विषम और आपात स्थितियों में ही अपनाया जाता है। यहाँ पर जब आरबीआई के आदेशों की निरंतर अवहेलना की जाती है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो मजबूरन आरबीआई को वैधानिक कदम उठाने पड़ते हैं, और जनरली ये कदम बहुत कम उठाए जाते हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, बहुत ही आपात स्थितियां यदि आरबीआई के सामने उपस्थित हो जाती है, तो आरबीआई द्वारा इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, अन्यथा इस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए आप
ये जो टूल्स मैंने आपको बताए, ये सारे टूल्स हैं जो शाख नियंत्रण शाख का नियंत्रण करने के जो उपकरण थे। शाख के विस्तार से संबंधित जो उपकरण हमने ऊपर देखे वो सारे अगले वीडियो में हम बताएंगे। आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। इससे पहले तक वीडियो समाप्त करूँ, मैं बताना चाहूँगी ज्ञानदूत 2 के अंतर्गत, चूँकि ये सारा प्रोग्राम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत नवाचार और कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है, उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, उनके मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई आपको क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की कोई आपको बात कहनी है, तो आप इस पते पर आप संपर्क कर सकते हैं, दिए गए एड्रेस पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आपको इससे संबंधित मैटर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उपस्थित होती है, तो आप वीडियो में जो नीचे कमेंट है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो जब हमारे लाइव सेशन स्टार्ट होते हैं तब भी आप उसमें अपनी जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तब तक मैं ये चाहूँगी कि आप इनको अच्छे से देखें, और इसमें किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है, कोई शंका है आपकी, तो उसे आप लिख कर रखें और लाइव सेशन के दौरान आप मुझसे इस बात में चर्चा करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।